ये शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है कार्य शक्ति और ऊर्जा फिजिक्स का चल रहा है और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वही चलेंगे। चौथे चैप्टर के बाद हम गुरुत्वाकर्षण चलेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बाद हम डायरेक्ट लाइट पे चलेंगे, लाइट के बाद हम ध्वनि पढ़ेंगे और इस तरह से टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिला है तो बायोलॉजी का पूरा हो चुका है, केमिस्ट्री का 7 घंटे का वीडियो भी डाला हुआ है और चैप्टर बाय चैप्टर भी डाला हुआ है। पूर्णतः नहीं डाला हुआ लेकिन डाला हुआ है, आप उसे देख लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तो हम आगे बढ़ाएंगे। और इसी तरह फिजिक्स का भी मैंने प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। फिजिक्स साइंस करके बना हुआ है वन शॉट वीडियो, तो आप जाकर प्लेलिस्ट देखिएगा। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलता है और नलिनी अकेडमी पर आपको पीडीएफ अलग अलग चैप्टर बाय मिलेंगे, एक साथ अभी चैप्टर बाय नहीं दे सकते, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर आपको ढूंढना है तो नलिनी अकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उस पे आपको ये टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है, आप उसे मर्ज कर लीजिए अपलोड करके, और आप इस पीडीएफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे तरफ से इजाजत है, आप इस्तेमाल करेंगे, आपको पीडीएफ का कॉपीराइट नहीं देंगे, याद रखिएगा। तो चलिए आगे करते हैं और शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 कार्य शक्ति और ऊर्जा। देखिएगा, कार्य की बात करेंगे तो कार्य मतलब वर्क। वर्क है तो सुनिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तब यह क्रिया जो है कार्य कहलाता है, वर्क कहलाता है, या उसे आप कह सकते हैं कार्य कह सकते हैं। मतलब कोई भी वस्तु में अगर बल लगाकर आप उस स्थिति को परिवर्तित कर रहे हैं तो वही तो कार्य, वही तो बल है ना? बल में बल लगाएगा तभी तो कार्य है, वर्क है। उदाहरण ले लीजिए कि एक लड़की देख लीजिए पिक्चर में कि लड़की द्वारा जो है ट्रॉली खींचा जा रहा है, ट्रॉली को कुछ दूर तक ले जाना, इस तरह के ट्रॉली पर लगाए गए बल द्वारा ट्रॉली जो है विस्थापित हो गया है एक स्थान से दूसरे स्थान। विस्थापित मतलब जिस स्थान पर स्थापित था उस जगह से हटकर दूसरी जगह पर विस्थापित हो गया। यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर एफ इंडिकेशन में एफ बल लगाकर उसे एस दूरी तक विस्थापित किया जाता है, तब किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य का मतलब होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वर्क, वर्क बराबर फोर्स गुने एस कोस थीटा, यही आंसर होगा। एफ इंटू एस कोस थीटा हो जाएंगे, जहां थीटा का मतलब है कि बल एवं विस्थापन के मध्य का कोण को बताया गया है, थीटा, यही क्लियर। और सुन लीजिए, अगर पूछे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है भाई, है ना? कार्य मतलब वर्क, वर्क का एसआई मात्रक क्या है? तो हम बताएंगे कि कार्य का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर, या आप उसे जूल भी कह सकते हैं। अब इसी में कार्य का सीजीएस क्या होता है? सीजीएस मात्रक भी होता है, जिसे हम कार्य का अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ग होता है। तो अगर आपसे पूछे कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल बता देंगे, या आपसे पूछे कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। और कार्य है क्या? तो अदिश राशि है। ब तो लग नहीं रहा है तो इसलिए अदिश राशि, ब लगता है तो सदिश राशि। और ऐसे भी अदिश और सदिश में तो हम जानते ही हैं, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो तो सदिश है, जिसमें सिर्फ परिणाम हो, दिशा ना हो, तो वो अदिश है ना? इसका विमेय सूत्र की बात करेंगे तो कार्य का विमेय सूत्र हम शुरू में मेरा टॉपिक अगर पढ़ते आ रहे हैं तो आप जरूर ये याद होगा। विमेय सूत्र होता है तो एम एल और टी के रूप में बताया गया है। तो एम मतलब कि आपका मास के रूप में, द्रव्यमान के रूप में होता है। एल जो है लंबाई की दूरी के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से करता है, और टी मतलब समय को इंडिकेट करता है। तो M1 मतलब एम एक ही है, एल स्क्वायर है, 2 है, मतलब कि 2 एल होंगे, और टी -2 है तो टी आपका समय जो है माइनस में है। यही है सूत्र किसका? कार्य का। तो M1 एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर होंगे, क्या करना है? विमेय सूत्र है। अब सुनिए, कार्य के प्रकार की बात करेंगे। कार्य को हम 3 रूप में बांटेंगे, एक धनात्मक रूप में मतलब पॉजिटिव, एक ऋणात्मक नेगेटिव, और एक शून्य जीरो वर्ग के रूप में बांटेंगे। तो धनात्मक में क्या होता है कि जब बल एवं विस्थापन एक दिशा में होता है तो उसे हम धनात्मक कहते हैं। अर्थात मान लीजिए 0 डिग्री है, बीच में थीटा मध्य कोण का काम कर रहा है और 90 डिग्री, इसमें वर्क जो है बड़ा आपका होगा, सिर्फ काम के रूप में कार्य कर रहा है। 0 तो शून्य होंगे, है ना? शून्य से तो बड़ा हो जाएगा काम, ये पॉजिटिव होगा। तो आप देख रहे हैं एक ही कार्य में कर रहा है एस भी, और आपका क्या कर रहे हैं उसको एफ फोर्स। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ऋणात्मक नेगेटिव क्या है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट कर रही है। मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट कहने का मतलब कि एफ जो है बेचारा रूस के मुड़ जाएगा,
और एस जो है अपने लाइन पे चलते रहेगा, यही है। ये नहीं कि एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा है, नहीं। इसमें रूस गया है बेचारा एस। रूसना मतलब नाराज हो गया है। ऐसे याद करिएगा। तो जब बल एवं विस्थापन विपरीत दिशा में होता है, अपोजिट दिशा में होता है, अर्थात मान के चलिए 90 डिग्री बड़े कर दीजिए और थीटा के मध्य हो जाइए तो 180 डिग्री बड़ा हो गया। मतलब 90 जो है 90 से बड़ा क्या हो गया, 180 डिग्री दिख रहा है ना। तो थीटा है तो मध्य कोण का काम कर रहा है, इसका मतलब काम जो है इसमें कम हो गया और ओ वाला जो सेंस है जीरो वाला वो ज्यादा हो गया, मतलब सुस्ती इसमें थोड़ा सा आ जाता है। चलिए ये भी हो गए। अब शून्य में तो और समझ जाइए कि थीटा बराबर 90 डिग्री, एफ बराबर जीरो, वर्ग बराबर जीरो। तो भाई यहाँ पे बल एवं विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं, मतलब 90 डिग्री भी कह सकते हैं, लंबवत कह दीजिए, एकदम सीधा चलने लगता है बेचारा। इसमें शून्य है ना, काम कर वो, है ना, भाषा मगही में बोला जाता है, न काम कर वो न करे दो। तो इस तरह का मगही भाषा में भी आप बोलते हैं हम लोग, चाहे हम लोग अपने घर में मातृ रूप में क्या बोलते हैं, अपनी अपनी माँ से क्या हिंदी में थोड़ी ज्यादातर बात करते हैं। अब इधर ट्रेंड हो गए हैं, तो पहले नहीं करेंगे न करने देंगे। तो इस तरह का होता था। इसी तरह शून्य जीरो में ना हम करेंगे और ना हम करने देंगे, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। चलिए डे टू डे विज्ञान में हम देखेंगे, इसके बाद हम जो लाने वाले हैं इसका एमसीक्यू लाएंगे, वन लाइनर आएंगे, लेकिन इसमें परिवर्तन क्या ला रहा हूं कि नया जो एनसीईआरटी बना है सरकार की तरफ से वो बुक पढ़ाया जाएगा डिटेल के साथ भी, उसका एमसीक्यू भी लाया जाएगा और विद आपका वन लाइनर भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो अभी नया एनसीईआरटी आया है इसमें एंशिएंट जो एशियंट हिस्ट्री है वो चेंज किया गया है, बायोलॉजी को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है, और यहाँ तक कि जिनका बीपीएससी की तैयारी करते हैं और टीचर की तैयारी करते हैं उनमें भी ये परिवर्तन आ रहा है। तो वो अब नया वाला पढ़ना होगा, मतलब मुगल और दिल्ली सल्तनत को थोड़ा समाप्त करने जा रहा है। ये सच्चाई है, वास्तविक सच्चाई है कि दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसी हिस्से को पढ़ना है जिसमें कम आएगा, ज्यादातर आएगा एशियन या महाराणा प्रताप, शिवाजी, या आपके बड़े-बड़े जो महारथी थे, जो गुप्त थे, चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, इनके थोड़े विशेष जानकारी निकलेंगे। तो ये पढ़ना है, ठीक है? चलिए, डे टू डे विज्ञान में बात करें तो एक लड़के द्वारा वस्तु को अपनी ओर खींचने या धनात्मक कार्य करने का उदाहरण है। ये भी है डे टू डे विज्ञान में। यदि कोई कूली सिर पर बोझा बोझा उठाता है या कुछ रखता है, चल रहा है, तो इस स्थिति में बल जो है ऊर्ध्वाधर हो जाता है, वर्टिकल कह दीजिए, नीचे की ओर गुरुत्वीय बल के लंबवत कार्य करता है। सही बात है, बेचारा झुका हुआ है, भारी तो वजन है, झुक के थोड़ा चल रहा है, अपना चल रहा है, तो लंबवत चलेगा, जहां इधर उधर डगमगाए तो गिर जाएगा, है ना। तो आप इसे जीरो में इंडिकेट करिएगा, और जिसके कारण वस्तु जो है विस्थापन शून्य होता है, और कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। भाई जाएगा तो एक ही जगह पे ना रख के, हिलेगा तो नहीं ज्यादा, तो अपना लंबवत जाता रहेगा तो जीरो हो जाएगा। और खींचने वाला काम जो हो रहा है वो हमारा पॉजिटिव हो रहा है। चलिए कार्य शक्ति की बात करेंगे, जिसमें विशेष परिस्थितियों के हिसाब से क्या है, ज्यादा सवाल नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए विशेष परिस्थितियों की बात करेंगे, तो जब विस्थापन शून्य होता है तब कार्य शून्य होगा। विस्थापन याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं। विस्थापना, विस्थापना मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो वो शून्य है, जय भी नहीं करेगा। यदि बल जो है शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जब कोस थीटा का मान शून्य है या थीटा का मान 90 होगा तब किया गया कार्य भी शून्य ही होगा, ये बात ध्यान रखना होगा। आप इसमें न्यून कोण, अधिक कोण, और आप यहाँ पे 0 डिग्री के हिसाब से, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री और फोर्स बराबर 0, जिसमें शून्य कार्य करते हैं, आप देख सकते हैं। ऋणात्मक जो है 90 से 80 के बताया जाएगा, जो कि अधिक कोण में बताया जाता है, मतलब 80 डिग्री अधिक कोण हो जाएगा, और 90 डिग्री से नीचे चले जाइए तो धनात्मक पॉजिटिव होगा, खींच रहे हैं ना जी झुक के, ऐसे याद रखिएगा। देखिए जब एफ तथा डी की बात करेंगे, जब एफ तथा डी के मध्य जो है न्यून, अधिक, मतलब न्यून कोण, अधिक कोण या 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य जो है धनात्मक और ऋणात्मक होगा। अधिक कोण होगा तो ऋणात्मक, और न्यून कोण होगा तो धनात्मक। जो कि 90 डिग्री से अधिक हुआ तो ऋणात्मक, 90 डिग्री से कम हुआ या 90 डिग्री हुआ, पूरे 90 डिग्री हो जाएगा तो जीरो, याद रखिएगा। अब पॉइंट नंबर जो है दिया हुआ है, किसी कोण पर बल द्वारा किया गया कार्य।
अब किसी कोण पर अगर आप बल दे रहे हैं और बल द्वारा कार्य करिएगा तो उसमें परिवर्तन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन हम थोड़ा पढ़ते हुए चलते हैं कि यदि किसी वस्तु पर बल, ठीक है, किसी वस्तु पर F लगाने से वस्तु का विस्थापन इस बल की दिशा में थीटा कोण पर होगा। थीटा कोण पर होगा। अब आप जो है चित्र के अनुसार देखिए बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए ये थीटा है ना? थीटा है। और ए से यहाँ पे आपको दिख रहा है विस्थापन हो रहा है, होगा ना जी? और ये फोर्स है आपका। तो ये क्या है? वस्तु के हिसाब से झुक रहा है। तो हमारा यहाँ पे फोर्स बराबर W बराबर मतलब वर्क बराबर एफ एस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कोण थीटा को क्या देखिए 0 डिग्री पर काज करवाइए। अधिकतम जो अधिकतम होगा, काज जो है अधिकतम होगा। अगर कोण थीटा और 90 डिग्री पर है तो न्यूनतम होगा। 0 डिग्री पर हो जाएगा तो अधिकतम मान के चलिए। ये ध्यान रखना होगा आपको। इसी तरह हम लोग को समझना होगा कि क्या होगा क्या नहीं, और ये आप पिक्चर के अनुसार भी समझ सकते हैं। तो थीटा 0 डिग्री बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री और अगर कोस 0 डिग्री बराबर कितना होगा? 1 हो जाएगा, क्या आप देख सकते हैं। और यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कोस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब 0 अगर थीटा है, कोस 0 है तो 1 हो जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा पढ़े होंगे मैथ में, उसी पे तो आधारित है। मैथ अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ाऊंगा तब और फन के साथ पढ़ाऊंगा। मैथ में तो कॉमेडी करके पढ़ाने की आवश्यकता है। मैथ बहुत मस्ती वाला भी है, कॉमेडी वाला है, लेकिन मेरा जीके जीएस का है चैनल तो इसलिए हम पढ़ाते हैं। संरक्षीय तथा असंरक्षीय बल की बात करेंगे। संरक्षीय बल जो है वे बल संरक्षीय बल है कहलाता है जिसके द्वारा किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना या किया गया कार्य केवल पिंड का प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, पिंड के पथ पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि WAB प्लस WBA बराबर 0 होता है, याद रखिएगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, स्थिर चुंबकीय बल आदि और सभी केंद्रीय बल प्राकृतिक में संरक्षीय बल होते हैं, याद रखिए। चलिए, असंरक्षीय बल क्या होता है सुन लीजिए। वे बल असंरक्षीय बल हैं कहलाते हैं, वे बल असंरक्षीय बल कहलाते हैं जिनके द्वारा किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना। यही तो है असंरक्षीय। मतलब आप घर्षण करके ले जा सकते हैं, संरक्षण करके सुरक्षित करके ले जाइए तो वो अलग बात है। यहाँ पे एक दूसरे से दूसरे बिंदु तक ले जाइए, ठीक है। अब किया गया कार्य जो है पिंड की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों में साथ साथ पिंड द्वारा किए गए कार्य पथ पर भी निर्भर करता है। जैसे घर्षण बल, श्यान बल और असंरक्षीय बल आदि होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है घर्षण, याद रखिएगा। शक्ति, सामर्थ, पावर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें देखिए किसी मशीन अथवा किसी कर्ता के द्वारा कार्य करने की समय दर को उसकी शक्ति या समर्थ या पावर कहते हैं। समर्थ बराबर मतलब समय, समर्थ मतलब होता है शक्ति, पावर, पावर बराबर होता है कार्य बटा समय। मतलब कि P वटा वर्क, मतलब P बराबर वर्क बटा T होता है, मतलब W बटा T होगा, याद रखिएगा। पावर होगा तभी तो एनर्जी आएगा जी। एनर्जी कैसे आएगा? पावर, समय और डिसिप्लिन, ये 3 रूप होना चाहिए हमारे जीवन में। वर्क अगर है, समय का हमारे पास है तो पावर अपने आप आ जाता है। इसलिए पावर बराबर बताया गया है वर्क करिए बटा में समय का साथ दीजिए। समय के हिसाब से वर्क कीजिए। जैसे 8 घंटा कर रहे हैं तो प्रॉपर 8 घंटा जॉब कीजिए और मन से कीजिए, प्रेम से। सक्सेस तो कदम छुएंगे। या पढ़ाई कर रहे हैं तो वर्क और टाइम दोनों मैनेज कीजिए, अपने आप पावर आए, है ना। चलिए सब भाषण तो देते रहते हैं, इग्नोर करना है। यह एक अदिश राशि, पावर जो है, शक्ति जो है अदिश राशि, समर्थ को ही हम शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही पद्धति जो होता है ये जूल सेकंड होता है, या आप इसे पावर को वाट बता सकते हैं, जूल सेकंड या वाट। अब याद रखिएगा कि शक्ति का, समर्थ का, पावर का CGS मात्रक जो होता है ये अर्ग सेकंड हो जाता है। अर्ग हो जाता है, वर्ग का था ये सब CGS अर्ग, लेकिन अर्ग सेकंड लग गया तो शक्ति का हो गया। अब जैसे इसका विमीय सूत्र की बात करेंगे तो वर्ग का जो है, जैसे काज का हम विमीय सूत्र पढ़े थे तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा तो पावर का विमीय सूत्र हो जाएगा। जैसे एम वन है, AL स्क्वायर, ये तो दोनों में था, लेकिन यहाँ पे टी के जगह पे
टी पे पावर जो है 3 कर दीजिएगा। ये विमीय सूत्र जो हो जाएगा ये पावर का हो जाएगा, शक्ति का हो जाएगा, समर्थ का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 लग जाता, -2 था, तो ये हमारा काज का विमीय सूत्र था वर्ग का। ठीक है? क्लियर हो गया। और सुनिए और बात करते हैं। जैसे समर्थ की बात करेंगे तो 1 वर्ग बराबर होता है 1 जूल सेकंड माइनस पावर लग जाएगा उसपे 1। मतलब कि अगर सीजीएस के तरह देखें तो अर्ग सेकंड होता है पावर का, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 10 पे पावर 7 अर्ग सेकंड -1 कर दीजिएगा। 1 किलोवाट बराबर होता है 10 पे पावर 3 वाट हो जाएगा और 10 पे पावर 10 अर्ग सेकंड हो जाएगा। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 पे पावर 6 वाट हो जाएगा। एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर 10 कितना होता है? 46 वाट का हो जाता है। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है बता सकते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल हो जाता है। आप इसी को 3.6 मेगा जूल भी बता सकते हैं। अब आगे देखिए कि कुछ समान गतिविधि को हम समर्थ के रूप में देखें या आप शक्ति के रूप में देखेंगे, तो वाट में हम बताएँगे तो हृदय का धड़कन जो होता है 1.2 वाट के हिसाब से होता है। मानव का सोने का जो मानव जब सोता है उस समय 75 वाट होता है। धीरे-धीरे जब चलता है या टहलता है मानव तो 200 होता है और साइकिल चलाना 500 वाट के हिसाब से होता है। जब साइकिल चलाते हैं तो हृदय की धड़कन के हिसाब से बताएगा। जो कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, उसका पावर बताया जाता है शक्ति। जैसे ऊर्जा जो है आप देख रहे हैं कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा मतलब एनर्जी कहते हैं। एकदम सही बात है। एनर्जी जो है वो अदिश राशि है, ऊर्जा जो है अदिश राशि है। अब देखिए कार्य के समान एसआई मात्रक ही होता है जूल किसका? ऊर्जा का। और सीजीएस मात्रक अर्ग, अर्ग भी हमको कार्य के तरह ही होता है। तो इसलिए कार्य और ऊर्जा, एनर्जी और वर्ग दोनों का एक ही एसआई मात्रक भी होता है और सीजीएस मात्रक भी होता है, याद रखिएगा। और इसका बीमीय सूत्र भी सेम ही हो जाएगा। M1 Al2 T -2 हो जाएगा मतलब पावर चढ़ जाएगा याद रखिएगा। अब जैसे 1 किलो जूल बराबर कितना होता है 10 पे पावर 3 जूल। क्लियर हो गया? अब इसमें देखिए ऊर्जा के कुछ प्रयोगात्मक मात्रा की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अर्ग, अर्ग जो है मात्रक है और कैलोरी भी मात्रक है। तो अर्ग का संकेत जो है ERG से इंडिकेट करते हैं और कैलोरी को CAL से इंडिकेट करते हैं। अब इसका जूल में अगर बताया जाए तो अर्ग का जो देखा जाए तो 10 पे पावर -7 जूल होंगे और कैलोरी का देखा जाए जूल में तो 4.2 जूल हो जाएँगे। अगर अर्ग का मात्रक देखें तो किलो घंटा के रूप में बताएँगे और कैलोरी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। ठीक है? नहीं ये सॉरी यहाँ पे ये तो हो गए। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। ये पार्ट 2 पार्ट में है, यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक कर गया था। यहाँ पे अब है कि किलो घंटा का अगर संकेतक रूप है तो केडब्ल्यूएच बता देना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पूछे तो ई छोटा में और वी बड़ा कर देना। याद रखिएगा वोल्ट। और किलोवाट घंटा का जो जूल के रूप में समतुल्य बताया गया है तो 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल हो जाएँगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो 1.6 गुने 10 पे पावर -19 जूल हो जाएँगे। बस इतना ही। ठीक है? क्लियर हो गया? अब आगे चलें। कार्य शक्ति में ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप की बात करेंगे। ठीक है? विभिन्न स्वरूप। ऊर्जा को कई रूपों में प्रकट कर सकते हैं, जिसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। जैसे ऊष्मीय ऊर्जा की बात करेंगे। किसी वस्तु में ताप के कारण होने वाली ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा या हीट एनर्जी कहते हैं। ठीक है? क्लियर। आंतरिक ऊर्जा की बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा की बात करेंगे, तो अणुओं के विशेष विन्यास और गति के आधार पर शरीर या किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं। तो बिजली के उपकरणों में धारा के प्रवाह बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गया? रासायनिक ऊर्जा की बात करेंगे। रासायनिक ऊर्जा तो यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है या प्रतिक्रिया के दौरान जो मुक्त होता है या अवशोषित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है या केमिकल एनर्जी कहा जाता है। आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है कि रेडियो धार्मिक के नाभिकीयों के विखंडन अथवा संलयन के फलस्वरूप जो मुक्त हुए ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी कहलाता है। ये भी बात सत्य है ना? अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जो है हम गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा में बांटते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को सुनिए वन लाइनर में है कि किसी पिंड द्वारा विराम एवं गति अवस्था द्वारा उत्पन्न होता है उसी को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। सही बात है। स्थिति स्थित ऊर्जा और गति ऊर्जा का
योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, दोनों को मिल के। यांत्रिक ऊर्जा को हम के से इंडिकेट करते हैं, तो के बराबर होता है 1/2 mv² होता है, मतलब कि द्रव्यमान गुणे वेग होता है, याद रखिएगा। उसी तरह स्थिति ऊर्जा को हम पीई से इंडिकेट करते हैं, तो पीई बराबर mgh होता है, याद रखिएगा। ग्रेविटी, हाइट और मास ये सभी होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा मिलकर बनता है यांत्रिक ऊर्जा। अब गति ऊर्जा का थोड़ा सा जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, याद रखिएगा, इसलिए के ई बोला जाता है। ऐसा नहीं कि बोलिएगा नहीं बताए थे, ये शुरू में बताए थे। एम मतलब होता है द्रव्यमान, वी मतलब वेग और पी मतलब देखिए संवेग, ठीक है। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण अत्यंत कहिए या उत्पन्न ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। काइनेट एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, के ई एनर्जी कहते हैं, के ई कहते हैं। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान एम है तथा वेग v है, तो गति ऊर्जा क्या होगा? तो के ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, भी स्क्वायर होता है, एम वी स्क्वायर। मतलब कि एम वी स्क्वायर बराबर, मतलब मान के चलिए पी स्क्वायर बटा 2a, ये भी होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। मतलब कि v बराबर होता है हमारा वस्तु वेग, m बराबर होता है वस्तु के द्रव्यमान तथा p बराबर देखिए संवेग। याद रखेंगे, किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा बढ़ाने पर उसका वेग बढ़ जाएगा, याद रखना है। जैसे चलती कार, चलना, दौड़ना, ये सब का वेग बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाता है। अब स्थिति ऊर्जा की बात करें, स्थिति ऊर्जा को ही हम पोटेंशियल भी बोलते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मानेंगे, पीई के बारे में बताया जाता है। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु या पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है, वह उसकी स्थिति ऊर्जा कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी में जैसे अवशोषित बैटरी, शोषित जो करता है बैटरी, पाचन के समय भोजन, ये सब पचाने का काम करता है। याद रखिए, उठाया गया भार, ये सब जो है स्थिति ऊर्जा में उठा हुआ भार है, याद रखिएगा। अब गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो है, ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये देखिए किसी वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य, उस स्थिति में वस्तु के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाता है। अब सही बात है, अब मान लीजिए आप एक हाथ में ऊपर ले जा रहे हैं, तो एक स्थिति ऊर्जा में ले जा रहे हैं, है ना? ऊंचाई के हिसाब से। तो वो होता है, इसलिए इसमें जो है एम द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण और एच मतलब हाइट होता है। और गुरुत्वीय त्वरण जो है 9.8 एम स्क्वायर होता है, याद रखिए मीटर स्क्वायर होता है ना? याद रखिएगा, मीटर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं इसे। अब जैसे देख लीजिए, एग्जांपल में सुन लीजिए कि पृथ्वी तल से ऊपर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, मतलब स्थिति ऊर्जा दर्शाती है कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर किए गए कार्य में वृद्धि वृद्धि हो जाती है। स्थिति ऊर्जा में ही तो जा रहा है, याद रखिए। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा U बराबर mgh होता है, क्योंकि हम पढ़े थे, तो क्लियर हो गए। चलिए, अब यहाँ पे पवन चक्की के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा हम नहीं लिए हैं कार्य ऊर्जा शक्ति में, जितना आता है वही कंटेंट मैंने लिया है। जैसे वाइंड मिल, पवन चक्की, इसी से पढ़ना है ऊर्जा शक्ति में क्या-क्या इस्तेमाल होता है। तो जैसे पवन चक्की की बात करेंगे, तो पवन चक्की जो है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु की स्थिति नहीं, गति ऊर्जा, सॉरी। तो पवन चक्की एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु की गति ऊर्जा ब्लेडों को घुमाने में प्रयुक्त की जाती है। पवन चक्की की संरचना वस्तुतः एक विशाल विद्युत पंख के समान होता है, जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। किसी ये गति ऊर्जा में होता है, याद रखिएगा। और किसी दाढ़ूण आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा किया जाता है। मतलब देखिए, ये जो है आपके समुद्र-वमुद्र के किनारे या पहाड़ी-वहाड़ी के किनारे, जहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे पवन चक्की का इस्तेमाल, जहाँ पे ऊंचाई हवा-ववा का जो होता है, पवन चक्की मतलब हवा, तो हवा के हिसाब से ये बनाया जाता है। तो ढलवान जगह पे, ढालू आधार पर होता है, याद रखिएगा। जहाँ पे पहाड़ी-वहाड़ी भी हो, नदी हो, थोड़ा वातावरण फ्रेश हो, जैसे तमिलनाडु में ये पवन चक्की आपको मिलेगा। अब देखिए, पवन चक्की का सिद्धांत क्या होता है, जब तेज हवा का प्रहार पवन चक्की के ब्लेडों पर पड़ता है, तब इस पर जो है लगे बल के कारण पवन चक्की के ब्लेड घूर्णनीय गति करने लगता है। जैसे इस पे हवा चला, तो ये घूमने लगा। अब ठीक है, घूमने लगा, याद रखिए, जनरेटर लगा हुआ मीनार है इतना ऊंचाई पे, तभी तो हवा घूमेगा। तो पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्णन जो गति होती है, घूर्णी गति का उपयोग अधिक मशीनों को चलाने, जैसे जल पंप निकालने के लिए, है ना? अब देखिए, अटामी आटा मिल को हम बना सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं पवन चक्की का। पवन चक्की ही ऐसा है जो कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पानी निकालने के लिए तो सबसे ज़्यादा। याद रखिए आप, इससे बिजली भी बना लेते हैं।
याद रखेंगे। हवा से सोचिए, तो हवा से बिजली बना सकते हैं हम लोग, पानी से बिजली बना देते हैं, पानी से पानी निकाल देते हैं, है ना? मोटर से बोरिंग करने के लिए। तो हवा हो, धूप हो, कितना खूबसूरत नेचर है हम लोग का, हम लोग खुद विनाश करते हैं, इस्तेमाल अच्छे से नहीं करते। पवन चक्की की पंखुड़ियों का घूर्णन गति आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये हम पानी निकालने के लिए भी बताया गया है। आटा चक्की, मतलब सोचिए हवा चलेगा तो आटा पिसा जाएगा। सोच रहे हैं, बिजली भी निकल रहा है ना? देख रहे हैं। चलिए पवन चक्की के बारे में तो हम समझ गए। देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट सुन लीजिए कि डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। पवन चक्की है वहाँ पे। देश की 25% मतलब 25% कहिए या प्रतिशत से भी अधिक विद्युत की आपूर्ति पवन चक्की के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पादन करने या करके की जाती है, मतलब हवा के माध्यम से की जाती है। जर्मनी भी इस क्षेत्र में अग्रणी है, आगे है सोचिए। जबकि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में 5वां स्थान है, मतलब 5वां स्थान है हम लोग का। चाहे तो अगर अच्छे से इस्तेमाल करें तो और ज़्यादा हो जाएगा। पवन ऊर्जा के लाभ क्या हैं सुन लीजिए। पवन चक्की नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरणीय, हितैषी और अच्छा स्रोत माना इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार-बार धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। हवा चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जैसे सूर्य भगवान उगेंगे तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह प्रदूषण जो है उत्पन्न नहीं करता तो फ़ायदेमंद है, इसे यूज़ करना चाहिए। पवन ऊर्जा के दोहन की सीमाएँ क्या हैं? पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है जहाँ पे वर्षा के अधिकांश दिनों में तेज़ हवा चलती है, जहाँ पे वर्षा हो अधिक तेज़ पवन जनरेटरों को चलाने के लिए हवा का न्यूनतम वेग जो है 15 किमी घंटा होना चाहिए। 15 किमी घंटा होगा तभी तो जनरेटर चलेगा और हमेशा संभव नहीं है। तो 1 मेगावाट के जनरेटर की क्षमता वाले पवन ऊर्जा फार्म को लगने के लिए भूमि के बहुत बड़े भाग 2 हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। मतलब 2 हेक्टेयर में होगा तभी होगा, ऐसा कैसे होगा? रुकावट नहीं होना चाहिए, बहुत सारा मैदानी क्षेत्र होना चाहिए। अब देखिए पवन ऊर्जा फार्म को स्थापित करने की आरंभिक लागत जो है अत्यधिक इसमें लागत ज़्यादा होता है। पवन चक्की में ब्लेड पृथ्वी के प्राकृतिक प्रकोपों या प्राकृतिक जो तूफान, आंधी, जो भारी वर्षा, तेज गर्मी या चक्रवात तूफान आदि का सहने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए इनकी रख-रखाव महँगा पड़ता है। पवन ऊर्जा फॉर्म जो स्थानीय है, वो वर्षा कालक्रम में बाधा डाल जाता है। ये भी दिक्कत थोड़ा हानि भी है और ये भी है। समुद्र से जो ऊर्जा है, जो हम लोग उत्पन्न करते हैं, जैसे ज्वारीय ऊर्जा को मान लीजिए। तो मान लीजिए कि चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का जो जल है ऊपर उठता है और नीचे उतरता है। तो इस प्रकार लहरें बनाती है और इस लहरों को ज्वारीय लहर कहलाता है और पानी के उठने और गिरने के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। समुद्र के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण समुद्री जल के उठने मतलब चढ़ने और ज्वार तथा जल के नीचे उतरने का भाटा कहते हैं। समझ गए? तो ज्वार उठना, ज्वार कहलाएगा और नीचे जाएगा तो भाटा कहलाता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ज्वार-भाटा जो है, लहरें जो हैं दिन में 2 बार चढ़ती हैं, 2 बार उतरती हैं, 2 बार चढ़ेगी, 2 बार उतरेगी। तो समुद्री क्षेत्रों में जल के ऊपर चढ़ने और गिरने पर हमें ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत प्राप्त होता है, जिससे प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। याद रखें, ठीक है? याद रखिए। भाटा नीचे, ज्वार ऊपर, भाटा नीचे। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन जो है सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जा सकता है, कहीं भी ये होता है। चलिए, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि देखिए, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है, ठीक है? और करने के बाद जो है जिसमें ज्वार के समय समुद्र का जल एकत्रित किया जाता है। एकत्रित होने के बाद भाटा के समय जल के प्रवाह से जो है टरबाइन घुमाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये बात तो है। अब देखिए बहुतापीय ऊर्जा की बात करते हैं। बहुतापीय ऊर्जा क्या है सुनिए। यह ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से प्राप्त निश्चित अनुकूल परिस्थितियों में ऊर्जा के रूपों में उपयोग की जाती है। यह ऊर्जा की प्राकृतिक प्रक्रमण होता है। इसे ही भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। याद रखिएगा जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। और सुनिए, यह ऊर्जा का वह स्रोत है जो सौर ऊर्जा से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। क्लियर हो गए? भूतापीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? तो पृथ्वी के भीतर गर्म चट्टानों से पानी गर्म करके होता है, गर्म पानी का भाप के दबाव से होता है, भाप गर्म जल कुआं के माध्यम से होता है। इस भाप में टरबाइन चलाती है। बस इतना ध्यान रखना। भूतापीय ऊर्जा के आप प्रमुख स्रोत भी देख सकते हैं। विद्युत ऊर्जा उत्पादन का उपयोग भी हम देख सकते हैं। ये भवनों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। औद्योगिक प्रक्रिया में उपयोग करते हैं। कृषि ग्रीन हाउस को गर्म करते हैं।
है ना? गर्म जल स्रोत, गैस उत्सर्जन, ज्वालामुखी, ऊपर पट्टी के अंदर गर्म चट्टानें, ये सब जो है भू-तापीय ऊर्जा से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा इम्पोर्टेंट है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के नाभिक में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मुक्त मतलब निकलने के बाद होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, जैसे आपने चल देखा है। और यह नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त होती है, परिवर्तित होती है। नाभिकीय अभिक्रिया के 2 प्रकार की होती है। एक तो नाभिकीय विखंडन होती है, नाभिकीय संलयन होती है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिकीय लगभग 2 छोटे असमान नाभिकों में टूट जाता है और अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है। भारी नाभिक जैसे कि यू 235 और छोटे नाभिक जो बीए 148 न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा ये सब। छोटी नाभिक की बात करें तो केआर 92 होता है, याद रखिएगा। ऊपर की ओर छोटी नाविक बीए 140 और छोटी नाविक 2 जो है वो होता है केआर 9 92 याद रखिए मतलब 92। नाभिकीय संलयन की बात करेंगे। नाभिकीय संलयन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते नाभिकीय अभिक्रिया में जब 2 हल्के नाभिक जो है संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिक संलयन कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन कहते हैं, याद रखें फ्यूजन फ्यूजन याद करने के लिए दोनों मोड हो सकते हैं, ठीक है? जैसे में ड्यूटेरियम इसमें होता है, हीलियम होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है? ट्रिलियम होता है, समझ गए? यही सब जो है आपको देखिए ड्यूटेरियम और ट्रिलियम ट्रिलियम जो है इसमें मिल जाता है और हीलियम निकलता है, न्यूट्रॉन निकलता है, ठीक है? याद रखिएगा। यही है हमारा। अब देखिए नाभिकीय शक्ति संयंत्र की बात करेंगे तो आप ये सब चीज़ है, छोटा-मोटा आप देख सकते हैं। ठीक है? तो ये ज़्यादा है नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गुरुत्वाकर्षण से और इसी तरह हम 3 पॉइंट और हैं, ध्वनि पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे और विद्युत ऊर्जा हो सके विद्युत पढ़ सकते हैं, अन्यथा उसे देखते हैं, समय मिलता है तो। इसके बाद हम ऑनलाइन लाने जा रहे हैं जो कि मैंने अनाउंसमेंट किया है। जी।